वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। उसके लिए ऑलरेडी हमने कई सारे पेपर आपको दिए हुए हैं एंड आज की इस वीडियो में हम एक और पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एंड अभी तक आप देखेंगे तो इसका हमने प्लेलिस्ट बनाया, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। जो हमारी सारी वीडियोस है सैंपल पेपर से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसके अंदर अभी तक देखेंगे आप 12 से ज्यादा जो है पेपर हमने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। एंड यानी 24 वीडियो, क्योंकि दो दो पार्ट में आपके करवाए गए सभी पेपर, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12 से ज्यादा अभी तक हमने कर रखे हैं एंड आज की इस वीडियो में हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे शारीरिक शिक्षा का, जिसे आप फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। चलिए पेपर की तरफ आते हैं। एंड जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह आपका बोर्ड का जो पेपर आता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जिसके अंदर नोट के अंदर लिखा रहेगा आपका पेजों की संख्या। ठीक है, एंड यहाँ पे क्वेश्चंस कितने होंगे टोटल, तो ये आप सभी को पता होंगे 37 क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन में आने वाले हैं। एंड टाइमिंग के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये आप सभी को पता ही होगा। एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होता है आपका, वो 70 नंबर का होता है एंड यहाँ पे आपके पास 3 घंटे दिए रहेंगे पेपर को करने के लिए, तो ये सभी बच्चों को पता ही होगा। चलिए आगे हम आते हैं इसके सामान्य निर्देश की तरफ। सामान्य निर्देश जो है जिन बच्चों को पता है ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है समझ ले आप अभी भी, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर होगा वो 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा एंड इसके अंदर टोटल जो है 37 क्वेश्चन रहेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने सेक्शन वाइज बताया हुआ है, जैसे सेक्शन ए आपका, इसके अंदर देखेंगे तो 1 से लेकर 18 तक आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे 19 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के, ये दो दो नंबर के होंगे। इनमें से किसी 5 को ही बोला गया करने के लिए। सेक्शन सी की तरफ आए तो इसके अंदर आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 से 30 तक होगा। इसके अंदर भी कोई 5 बोला गया है करने के लिए। सेक्शन डी की तरफ आएंगे, 31 से 33 तक आपके 4-4 नंबर के केस स्टडी वाले यानी स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेंगे। इमेज वाला होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड लास्ट जो सेक्शन रहेगा सेक्शन ई, इसके अंदर 34 से लेकर 37 तक आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे एंड इनमें से आपको किन्हीं 3 के ही आंसर देने हैं। तो ये पैटर्न मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ, क्योंकि कई बार जो है पता है मुझे, कई बच्चों को, बहुत ज्यादा बच्चों को ये पैटर्न पता होगा, लेकिन एक आध ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पैटर्न पता ही नहीं होता है। तो पैटर्न आपके लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं हर बार आपको बताता हूँ। चलिए इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाया जाता है। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी इसके इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया, इंग्लिश मीडियम में भी सेम वैसा ही है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है एंड जिसे हिंदी में समझ नहीं आया हो, आप इंग्लिश में देख सकते हैं पूरा। चलिए हम डायरेक्ट पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ नीचे से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर हम क्वेश्चन की तरफ आए तो ये आपका क्वेश्चन है पहला एंड इसी तरह से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जो चित्र दिया होगा उससे रिलेटेड बोला गया है कि दिए गए चित्र में टेस्ट की जो है पहचान करनी है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से किया जा रहा है, एक्सरसाइज कह लें आप इसे। एंड आपको बताना है ये कौन सा टेस्ट जो है, प्ले टैपिंग टेस्ट है, 600 मीटर जो है पैदल जो है पैडल चाल है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है, या आर्म कर्ल टेस्ट है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो ये आपका जो चित्र में दिखाया गया है, ये टेस्ट जो है इसको कहते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। इससे क्या होता है, इससे हम जान पाते हैं कि शरीर में जो है किसी व्यक्ति की जो शारीरिक संतुलन कितना है इसके अंदर। जैसे आप अगर ये एक्सरसाइज आपने भी कभी किया हो, तो इससे पता चलता है अपनी जो बॉडी है, यानी आपकी जो बॉडी है, उसको आप कितने देर तक जो है एक टांग पे जो है खड़ा होकर संतुलित कर सकते हैं। इससे किसी भी व्यक्ति के शारीरिक संतुलन का पता चलता है। एंड इसके अंदर एक चीज और होती है, यहाँ पर जो है स्टॉप वॉच रहता है, यानी स्टॉप वॉच चलता रहता है, टाइम चलता रहता है एंड आप इसके अंदर जो है पता चलता है कि आप कितने देर तक जो है इसमें ऐसे जो है इस तरह एक पैरों पर जो है एक पैर के घुटने को मोड़कर जो है खड़े हो सकते हैं। तो ये होता है आपका फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एंड इसी के अगले क्वेश्चन में जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिया गया है। चलिए देख लेते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो दिया गया है। ये है नीचे की तरफ आपका एंड इसके अंदर बोला गया है संशोधित पुश अप परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है। किसके किसके लिए लाया जाता है? वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड संशोधित
पुशअप्स जो परीक्षण है वो प्रयोग में लाया जाता है, वो है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा सी। लड़कियों के लिए ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। संशोधित पुशअप जो परीक्षण है वो लड़कियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा और भी लाया जाता है, लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए खास तरह से बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम एंड अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कुछ इस तरह से दूसरा है ये आप देख सकते हैं, नॉकआउट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में भी हम डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चनों को, पहले को और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो दिया गया क्वेश्चन। तो ये आप देख रहे होंगे सेक्शन ए है आपका। इसके अंदर बोला गया आइडेंटिफाई द टेस्ट इन द गिवन फिगर। तो ये आपका फिगर दिया हुआ है एंड इसके अंदर आपको जो है फिगर में जो किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा टेस्ट है ये। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर की देखें हम, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। दृष्टिबाधित बच्चों वाला जो क्वेश्चन वो हम कर लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पे बोला गया है जो क्वेश्चन है सर्जियल पुशअप्स टेस्ट इज यूज्ड। तो फॉर यहाँ पे वॉलीबॉल प्लेयर्स आएगा, फॉर बॉयज आएगा, फॉर गर्ल्स आएगा या फॉर क्रिकेट प्लेयर्स। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। इसके लिए फॉर गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरह से एंड सबसे पहले हम इसे हिंदी मीडियम में देख लेते हैं इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए जो है ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है निम्न में से किस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। नॉकआउट जो टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसके अंदर जो है सभी जो खिलाड़ी जो भी टीम रहती है, मान लेते 10 टीमें, तो 10 टीमों की आपस में जो मैच होंगे ना वो एक एक होंगे और नॉकआउट होते जाएंगे। मतलब एक टीम का जो है एक ही बार किसी टीम से मुकाबला होगा एंड इसके अंदर वो हार जाता है तो वो क्या है बाहर हो जाएगा। तो ये होता है नॉकआउट टूर्नामेंट एंड ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है निम्न में से कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया जाता है ऊपरी अर्ध की टीम की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा n+1/2 यानी 1/2। कुछ इस तरह से ऑप्शन जो ए होगा वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, उससे पहले इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। तो ये आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। n+1/2 यानी 1/2 ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है तीसरा है। यहाँ पे बोला गया है तीसरे क्वेश्चन में ट्रेनिंग मेथड इन विच देयर इज नो चेंज इन मसल लेंथ व्हाट इज दैट कॉल्ड। तो ये आपका क्वेश्चन है एंड हिंदी मीडियम में देखिए इस क्वेश्चन को हम। तो यहाँ पे बोला गया है जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण विधि जिसमें मांसपेशियों की जो लंबाई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वह क्या कहलाती है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे आइसोटोनिक प्रशिक्षण विधि, आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि, आइसोकाइनेटिक प्रशिक्षण विधि या फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा आइसोजोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर होगा, जिसके अंदर क्या होता है मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस जो है परीक्षण जो किया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है इसके अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं एंड इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन आपका जैसे कि बोला गया है, मैंने आपको पहले भी पढ़ के बताया। चलिए दोबारा पढ़ देते हैं। ट्रेनिंग मेथड इन विच देयर इज नो चेंज इन मसल लेंथ व्हाट इज दैट कॉल्ड। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे आइसोटोनिक ट्रेनिंग मेथड, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड, आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग मेथड या फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड, जिसके अंदर जो है देयर इज नो चेंज इन मसल लेंथ, ठीक है, इसके अंदर नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फोर्थ वाला। उससे पहले हम हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, हिंदी मीडियम में क्या कहा गया इस क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक जो है मार्फिक शारीरिक लक्षण किसने दिए हैं।
जो ये एंडोमॉर्फिक हो गया, मेसोमॉर्फिक हो गया या एक्टोमॉर्फिक जो शारीरिक लक्षण है, ये किसने दिए हैं? बिग 5 ने, जुंग ने, आइसोजेनिक ने या आइजेनिक ने या सेल्डन ने, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें तो ये लक्षण शारीरिक लक्षण है, एंड इसको जो दिया है वो दिया है सेल्डन ने। ऑप्शन डी इसका सेल्डन वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो है डी इसका सही हो जाएगा। एंड चलिए इसी को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एंड इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हु हैज गिवन एंड्रोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक फिजिकल ट्रेड्स। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बिग 5, इमोशन, ठीक है, आइकोनिक एंड यहाँ पे सेल्डन। तो ये आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। एंड इसका अगर हम राइट आंसर देखें, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, सेल्डन। सेल्डन इसका जो है राइट आंसर होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ। फिफ्थ में जो है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड इसके अंदर सबसे पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। तो ये आपके जो है स्पेशल ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन है। इसकी कुछ कथन दिए हुए, इससे रिलेटेड कथन दिए हुए, जैसे स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में इसे जो है स्थापित किया गया। तो ये कथन सही हो जाएगा, 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में इसे स्थापित किया गया। दूसरा देखिए 2001 में इसका नाम बदलकर जो है विशेष ओलंपिक भारत रखा गया। जैसे देखिए इंडिया से क्या कर दिया गया, विशेष ओलंपिक इंडिया था, विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया 2001 के अंदर। फिर इसके शपथ की बात करें, मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो, ये इसका शपथ है। एंड दिया हुआ है फोर्थ आपका, भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता दी है। तो ये कथन दिए हुए स्पेशल ओलंपिक जो भारत है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। अगर हम देखें तो ये सभी कथन जो है इसके सही है। एंड इसका राइट आंसर देखें तो विकल्प के अंदर हमें जो ढूंढना है वो 1, 2, 3 और 4 सभी ढूंढना है। तो अगर हम देखें ये आपके विकल्प दिए हुए, एंड विकल्प के अंदर जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिसके अंदर आपका 1 दिया हुआ है, 2, 3 और 4 ये सभी सही दिए हुए, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार हम हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में हमने देख लिया। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशल ओलंपिक इंडिया। एंड यहाँ पे दिया हुआ है, एस्टैब्लिश इन 1987 एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया, इट वाज रीनेम्ड एज स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया आप इसे, ठीक है, भारत लिख दिया यहाँ पे, इन 2001। और यहाँ पे देखिए हम, तो लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी ब्रेव इन द एफर्ट। फोर्थ दिया हुआ है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए, एंड ये सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। अगर हम इसके ऑप्शंस को दिखे तो नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए, एंड इसके अंदर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 सभी बोला गया है सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, आपसे पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा क्वेश्चन जो है आपका मिलान से रिलेटेड बोला गया है। ये वाला मिलान मैंने आपको ऑलरेडी एक बार और करवाया था, जिसके अंदर मोटापा हो जाएगा किससे मैच, यहाँ पे मांसपेशी तथा जोड़ से, ठीक है। एक बार मैंने ऑलरेडी इसे पेपर में करवाया था, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिलान से रिलेटेड। अगर हम देखें इसके बारे में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, एक तरीका है, अगर आपको एक आता है तो आप उससे ही सभी के आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे मोटापा यानी पहले का बी मैच हो रहा है, तो आपको देखना है फिर ऑप्शन, ये नहीं कि आपको पूरा करने की कोशिश करना है, पहले आप ऑप्शंस को देखें, एक करने के बाद आप ऑप्शन को देखें। तो नीचे अगर हम देखें, पहले का जो बी है हमें दिया हुआ है 2 के अंदर, एक तो ऑप्शन ए हो गया, एक ऑप्शन सी हो गया, यानी आपका ऑप्शन बी और डी तो आपका जो है गलती हो जाएगा। अब अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हमें मिल गए तो इसमें से आपको फिर दूसरा ट्राई करना है करने का। एंड ऊपर चलते हम एक बार, एंड दूसरा प्रयास करते करने का। अस्थमा दिया हुआ है, अस्थमा देखेंगे तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके अंदर ये अस्थमा जो मैच हो जाएगा आपका, मोटापा तो मांसपेशी तथा जोड़ से हो जाएगा, अस्थमा को देखें तो ये श्वास नली से हो जाएगा। हमें दूसरा भी पता चल गया, फिर आपको ऑप्शन की तरफ आना है, आगे करने की जरूरत नहीं है, आपका अगर मैच हो जाता है तो आपको वही टिक करना है। अब दूसरे का इसके अंदर सी बताया गया है, सी होगा इसका राइट आंसर। तो आइए देखते हैं हम, एंड इसके अंदर देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या निकल कर आया, दूसरे का यहाँ पे बताया हुआ ऑप्शन ए के अंदर दूसरे का सी, लेकिन जो हमारा रह गया था एक आपका सी वाला,
ठीक है, ए और सी निकला था क्योंकि इन दोनों में से एक होना था। एंड अगर हम देखें दूसरे का डी बताया इन्होंने, तो ये भी गलत हो जाएगा, नीचे के तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड आप पूरा मैच कर सकते हैं, फिर देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से ही मिलान करना है। अगर आपको एक आता है तो कोशिश करना है, वैसे एक में ही आपके आंसर हो जाएंगे, नहीं भी होता है तो दूसरा मैच करके देखना। दूसरे का मतलब यही नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप पहले के बाद दूसरा मैच नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, मतलब आपको नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। दूसरी बार तीसरा मैच करना, तीसरा भी नहीं आ रहा तो चौथा मैच करके देखना, एंड देखना चौथा में कौन सा सही बताया और पहले में कौन सा सही बताया। तो जो आता है उसको आपको देखकर जो है ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार जो है इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। एंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है, मैच द जो है फॉलोइंग करेक्टली, एंड ये आपके ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। देखिए हम तो यहाँ पे आपका पहले का मैच किससे हो जाएगा, दूसरे से हो जाएगा। अस्थमा का देखिए तो ये आपका सी से हो जाएगा, जैसा कि इसमें वैसा ही है जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया। चलिए इसका मैं आंसर आपको नीचे बता देता हूँ। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपको देख लेना है, बाकी मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पहले भी ले रखा है, ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरह से आपका पूछा गया है, हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इस क्वेश्चन को। एंड यहाँ पे बोला गया है हिंदी में, किसी बिंदु पर कार्य करने वाले जो बलों का परिणाम जब शून्य होता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, आपको बताना है। किसी बिंदु पर जो है कार्य करने वाला जो बल है उसका परिणाम क्या होता है, जीरो होता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, असंतुलन, संतुलन, गुरुत्व केंद्र या बल। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड देखिए यहाँ पर किसी भी कार्य को करने वाले जो बल होता है जब शून्य होता है तो वो क्या होगा, इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, संतुलन। ठीक है, जब कोई भी बलों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, शून्य है उसका परिणाम, तो ये आपका संतुलन निकल कर जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, व्हेन द रिजल्ट, यहाँ पे बोला गया है व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज जीरो सच एज अ कंडीशन इज कॉल्ड, यहाँ पे तो यहाँ पे आप जो है संतुलन आप बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है सिमेट्री, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, एंड ये दिया हुआ है आपका, पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन है आपका पूछा गया, महिलाओं में जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने का क्या कारण है, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे हार्मोन संबंधी परिवर्तन होता है, महिलाओं के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये होने का क्या कारण है, तो हार्मोन संबंधी कारण परिवर्तन हो सकता है, तीव्र व्यायाम हो सकता है यानी तेजी से व्यायाम करना, कम कैलोरीज, यहाँ पे कम कैलोरीज और जो है कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करना, और उपरोक्त सभी, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें क्या रीजन है, तो ये सभी रीजन निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर, एंड ऑप्शन डी जो उपरोक्त सभी है वो इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, महिलाओं के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस होने का कारण क्या है, ये सभी होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ। इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, व्हाट कॉजेज जो है ऑक्टोपोरोसिस इज वुमेन, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड मैंने आपको जैसा कि बताया तभी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में पहले हम देख लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो आ जाते हैं वैसे हम क्वेश्चन की तरफ। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वह अभिप्रेरणा जो व्यक्तियों को क्या है स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो आनंद या चुनौती प्रदान करते हैं, वह क्या कहलाती है, वह अभिप्रेरणा जो व्यक्तियों क्या है स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित प्रेरित करती है जो आनंद या चुनौती प्रदान करती है, वह क्या कहलाता है, तो बाहरी प्रेरणा, अप्रेरणा, ठीक है, आंतरिक प्रेरणा या संज्ञानात्मक प्रेरणा। देखिए प्रेरणा दो प्रकार की होती है, या तो एक बाहरी हो सकता है या आंतरिक हो सकता है। अगर आंतरिक को देखें हम तो ये आपके पर्सनल जो काम होते हैं उसके अंदर आते हैं, एंड ये आपसे ही खुद से ही पैदा होते हैं। आंतरिक प्रेरणा की मेरे को ये करना ही करना है, ये होता है आपका आंतरिक। ठीक है, ये आंतरिक कारणों से होता है, आपने ही सोचा, ये आपने कहीं से जो है प्रेरणा बाहर से नहीं लिया। एक होता है बाहरी प्रेरणा जिसके अंदर आप कोई वीडियोस देख के मोटिवेट हो जाते हैं,
या कोई व्यक्ति आपको ज्ञान देके जाता है तो वो बाहरी प्रेरणा के अंदर। एंड अगर हम देखें नोवा क्वेश्चन जो बोला गया है, वो बोला गया है वह अभिप्रेरणा जो व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो आनंद या चुनौती प्रदान करते हैं। तो ये आपका जो निकल कर आ जाएगा आंतरिक प्रेरणा के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा मैंने आपको दो प्रकार बताई है, ये आपके 2 नंबर में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देख ले इस क्वेश्चन को। तो ये बोला गया आपका नोवा क्वेश्चन, एंड यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मोटिवेशन दैट नेचुरली मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू डू थिंग्स दैट प्रोवाइड जो है प्लेजर एंड और चैलेंज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपके सामने ये दिए हुए। एंड यहाँ पे देखिए इनर मोटिवेशन जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां पूछा गया है। ये आपका स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, एंड हिंदी मीडियम में चलते हैं हम पहले। 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। अभिकथन दिया हुआ आपका आक्रामकता शब्द व्यवहार की उस सीमा को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को या दूसरे को किसी वस्तु को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये आपका आता है आक्रामकता। आक्रामकता मतलब कितना जो है आक्रामक आप देखते होंगे यूज किया जाता है, कितना आक्रामक है ये व्यक्ति, यानी क्या है अटैक करने वाला एक तरह समझ ले आप, जिसके अंदर क्या होता है शारीरिक व मनोवैज्ञानिक रूप से वो क्या है हानि पहुंचाते हैं इसके अंदर। कारण देखें तो इस प्रकार के व्यवहार का केंद्र जो है दूसरे व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये सही हो जाएगा दोनों। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो है दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड अगला क्वेश्चन जो है 11वां है। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन देखा किया हिंदी मीडियम में। एंड ये स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है द वर्ड अग्रेशन रेफर टू द एक्सटेंट ऑफ बिहेवियर इन विच अ पर्सन हार्म हिमसेल्फ और अदर और समथिंग फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। एंड रीजन दिया हुआ है द सेंटर ऑफ सच बिहेवियर इज फिजिकल एंड मेंटल हार्म टू द अदर पर्सन। तो ये आपका दिया हुआ है। एंड राइट आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इस तरह से 11वां क्वेश्चन पूछा गया। पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है आपका पूछा गया नियमित व्यायाम कार्यक्रमों के भागीदारी क्या कहलाती है। नियमित व्यायाम कार्यक्रमों के भागीदारी भागीदारी जो है या यहाँ पे में आएगा। ठीक है, नियमित यानी हर रोज आप कह सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम कार्यक्रमों में भागीदारी क्या कहलाती है, क्षमता, व्यायाम अनुपालन, सुयोग्यता या प्रदर्शन। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। और नियमित रूप से जब आप व्यायाम कार्यक्रमों में भाग लेते हैं वो क्या कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यायाम अनुपालन। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यायाम अनुपालन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड यहाँ पे पूछा गया 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में उसी क्वेश्चन को देख ले हम 11वें को ही। तो यहाँ पे बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर 11वां, व्हाट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ ऑप्शन, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी एक्सरसाइज कंप्लेंट्स, इसका जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 12वां। 12वां क्वेश्चन है, ये आपका कुछ इस तरह से पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन, एंड इसके अंदर पूछा गया चपटे पैर जो होते हैं उसके क्या कारण है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। चपटे पैर के क्या कारण है, तो पैर की जो मांसपेशी है वो कमजोर होना, सही प्रकार के जूते या अत्यधिक भार होना, स्वस्थ मांसपेशियों का होना, एंड यहाँ पे ए और बी दोनों, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो जो आपके चपटे पैर होते हैं उसमें क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से चपटे होते हैं। तो चपटे पैर का क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैर की जो मांसपेशी है वो कमजोर हो सकती है, या सही प्रकार के जूते या अत्यधिक भार, ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पैर जो है वो चपटे होते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन डी आपका ए और जो बी दिया हुआ है वो दोनों ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13वां क्वेश्चन है इस आपका,
एंड इसको हम इंग्लिश मीडियम में देख लिए एक बार हम 12वें क्वेश्चन। व्हाट जो है कोशिश यहाँ पे बोला गया है जो फ्लैट एंड फीट यहाँ पे बोला गया है कि क्या रीजन रहता है जिसकी वजह से फ्लैट एंड फीट होता है। फ्लैट एंड फीट होता है तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड वीकनिंग ऑफ लेग मसल्स हो सकता है, द राइट काइंड ऑफ शूज और एक्सरसाइज जो है एक्सेसिव लोड्स हो सकता है, हैविंग हेल्दी मसल्स हो गया, या ए और बी दोनों। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ। एंड 13वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, हिंदी मीडियम में देख लिया हम इसे। तो इनमें से कौन सा जो है इंट्रामोल टूर्नामेंट का जो है उद्देश्य नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इनमें से कौन सा इंट्रामुरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है? मनोरंजन प्रदान करने के लिए, समग्र विकास में मदद के लिए, उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, या विभिन्न प्रकार के खेल और कौशल जो है सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए। तो उद्देश्य नहीं है ये बोला गया है। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इंट्रामुरल जो टूर्नामेंट है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। एंड इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, टू हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वेराइटी ऑफ गेम्स एंड स्किल। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी वाला ये सही हो जाएगा। चलिए उद्देश्य नहीं है, यानी जो टूर्नामेंट का जो पर्पस है वो नहीं है, ये पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां एंड हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इसे। तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। 14वां क्वेश्चन है आपका, वाई प्रदान करने के नियमानुसार चौथी बाई किसे दी जाती है? वाई प्रदान करने के नियमानुसार चौथी बाई किसे दी जाती है? ये आपके ऑप्शन है, ऊपरी अर्ध को अंतिम टीमी को, ऊपरी अर्ध की जो अंतिम टीम होती है उसको, निचले अर्ध की जो अंतिम टीम होती है उसको, ऊपरी अर्ध की पहली टीम को, या निचले अर्ध की अंतिम टीम को। तो ये है बाई प्रदान के लिए, प्रदान के नियमानुसार चौथी बाई किसे दी जाती है? तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें, इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऊपरी जो अर्ध की अंतिम टीम को दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये आपका 14वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रांटिंग बाय द फोर्थ वाइफ इज गिवन टू होम। तो यहाँ पे बोला गया है फोर्थ जो वाई है, ठीक है, बाई इज गिवन टू होम, तो किसे दिया जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम राइट आंसर देखें, इसका राइट आंसर आ जाएगा द अपर हाफ टू द फाइनल टीम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां एंड हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इसे। तो 15वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, निम्न में से कौन सी जो विधि है सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती? जो सहने की शक्ति जो होती है उसको बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का यूज नहीं किया जाता? तो जैसे हार्ट लेग प्रशिक्षण विधि, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच प्रशिक्षण विधि, निरंतर परीक्षण विधि, या अंतराल प्रशिक्षण विधि। ये आपका दिया हुआ ऑप्शन। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें, इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, जो ऐसी विधि हो जो सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, वो आपका ऑप्शन बी सही निकल कर आ जाएगा। जो पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच प्रशिक्षण विधि है, ऑप्शन बी, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड अगला क्वेश्चन आपसे 16वां पूछा गया है। पहले हम इसे 15वें को ही इंग्लिश मीडियम में देख ले। तो यहाँ पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज टू इंक्रीज जो है एंडोरेंस। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर हम राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर मैंने आपको जैसा कि बताया, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेस ट्रेनिंग मेथड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, देर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग। यहाँ पे बोला गया है, हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को। तो डाइटिंग जो है अल्पाहार के यहाँ पे बोला गया नुकसान है। अगर हम देखिए ऑप्शंस, डाइटिंग जो है यानी अल्पाहार के नुकसान है, शरीर के वजन में कोई परिवर्तन है, शरीर में जो है अतिरिक्त भार, शरीर के वजन में कमी, आवश्यक जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं करना। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था।
डाइटिंग के जो है अगर हम देखें, इसके नुकसान बोले गए क्या होगा, आवश्यक जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड उससे पहले हम इसे जो क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन, देर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ जो है डाइटिंग। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे नो चेंज इन बॉडी वेट, एक्सेस वेट इन द बॉडी, डिक्रीज इन बॉडी वेट, या नॉट अचीविंग द रिक्वायर्ड वेट। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड राइट आंसर इसका ऑप्शन जो डी है वो निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पे 17वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। हिंदी मीडियम की तरफ आए तो ये आपका 17वां क्वेश्चन है। शरीर में जो ऑक्सीजन है लेने की प्रक्रिया को पूछा गया, क्या कहते हैं। शरीर में वातावरण से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण, स्ट्रोक आयतन, ऑक्सीजन का ग्रहण, या एरोबिक क्षमता। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। जो हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपसे पूछा गया है। एंड अगर इसके आंसर्स की बात करें तो ऑक्सीजन का ग्रहण जो आपका ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का ग्रहण। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18वां है। एंड हम 17वें को इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है आपसे क्वेश्चन में, द पर्पस, मेरा गला खराब है इसीलिए मैं बहुत धीमे करके जो है आपको बोल रहा हूँ। एंड आई होप कि आप जो है साउंड थोड़ा तेज कर लेंगे, जो आपका ऑडियो है उसे तेज करके आप सुनेंगे तो आपके लिए सही होगा। थोड़ा गला खराब है इसकी वजह से मैं धीमे बोल रहा हूँ। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे ऑक्सीजन इनटेक, स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया, ठीक है, स्क्लेप ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे एरोबिक जो है कैपेसिटी। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका रहता है सेक्शन ए में। एंड यहाँ पे बोला गया है मैच करने के लिए। तो मैच करते हैं हम पहले हिंदी मीडियम में। यहाँ पे दिया हुआ आपका मिलान। एंड क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो मैंने आपको जैसा बताया, कोई एक आता है आपको तो आप जो है आसानी से कर पाएंगे सारे। तो मनोरंजन दौड़े अगर हम देखें तो ये आपका जो है ये दिया हुआ है, वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। संयुक्त रूप से काम करने की भावना को विकसित करना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामाजिक आएगा यहाँ पे, और भावनात्मक सुयोग्यता को बढ़ावा देना या आनंद प्रदान करना। तो मनोरंजन दौड़े देखिए अगर हम, तो कौन सी होती है, आनंद प्रदान करने वाली दौड़े, ठीक है, यानी सॉरी, मनोरंजन दौड़े, हाँ, आनंद प्रदान करना इसका फोकस रहता है, ठीक है, इसका पर्पस रहता है। स्वास्थ्य दौड़ देखे हमने, पहले का डी देख लिया, ठीक है, पहले का क्या निकल कर आ गया, डी। अब आपको ऑप्शन के अंदर देखना है पहले का डी किसके अंदर दिया। तो यहाँ पे आएंगे तो पहला ही जो है पहले का डी दिया हुआ है। एंड ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर निकल कर ए आ जाएगा। एक से ही हमें सारे आंसर्स हमें पता चल गए क्या निकल कर आता है। तो आपको कोशिश करना है कि इनमें से अगर एक भी आपको आता है तब तो मुश्किल पड़ेगा, जब आपको एक भी नहीं आता। अगर एक भी आता है तो आप जो है 90% तो आपने कर लिया है, कि आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कौन सा इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका ए जो है इसका राइट आंसर होगा। एंड ये कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। एंड सेक्शन ए भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एंड उससे आगे बढ़ने से पहले हम इसे जो है इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे अगर हम देखें, ये क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। जैसे एंटरटेनर्स रन, यहाँ पे देखें तो जो है प्रोवाइड प्लेजर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन जो आपका डी है पहला जो है डी से मैच हो जाएगा। इसीलिए अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर पहले का डी वो आपका ऑप्शन ए के अंदर ही दिया हुआ है। तो ए इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड इस तरह से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। एंड हिंदी में आए हम तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं इसके, यानी 19वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो खाद्य मिथक व उनके तत्वों को लिखना है। खाद्य मिथक क्या-क्या है, यानी खाने से रिलेटेड जो मिथ है, ठीक है, आपने कई सारे मिथ सुने होंगे, जिसमें क्यों है, मिथक का मतलब होता है कि वो सही है, गलत है, वो सही तो नहीं है बट वो जो है ऐसे फैला हुआ है कि लगता है कि सही है। ठीक है, जैसे डाइटिंग से खाद्य मिथक आपको बताना है तो खाने से रिलेटेड मिथ क्या है। जैसे अगर हम देखें खाद्य मिथक क्या है, सबसे पहले इन्होंने ये एक्सप्लेन किया। तो एक खाद्य मिथक सामान्य रूप से भोजन के बारे में गलत धारणा या विचार है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। तो भोजन के बारे में गलत धारणा जो है क्या है, मिथक, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। फूड मिथक की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम,
तो यहाँ पे जैसे कम वसा या वसा रहित आहार जो अच्छे होते हैं, ये मिथ है। ठीक है, अगर हम इसके तथ्य को देखें, शरीर को ऊर्जा उत्तक की मरम्मत और विटामिन ए, डी, ई के जो परिवहन के लिए वसा की आवश्यकता होती है। असंतृप्त वसा की तुलना में संतृप्त वसा जो है कम लेना चाहिए, इन्होंने बताया। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। पहला मिथ, क्योंकि इसके अंदर 2 मिथ बोले गए थे। एंड दूसरा जो मिथ है वो डाइटिंग से रिलेटेड है। कहते हैं कि डाइटिंग आप करेंगे तो आपका क्या है, वजन कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या है, अल्पावधि में सही हो सकता है, यानी कम समय के लिए सही हो सकता है, लेकिन जो है लंबे समय तक अगर हम देखें तो अतः ये वजन घटाने में बाधा डालता है। लंबे समय तक डाइटिंग या फास्टिंग जो है उससे क्या होता है, वसा जलती है, जबकि क्रैश डाइटिंग या उपवास न केवल वसा को हटाता है बल्कि मांसपेशियों को भी कम करता है। तो ये 2 मिथ आपने देखे, खाद्य मिथक जो थे, और उसके तथ्य भी हमने एक्सप्लेन किए। चलिए इसी क्वेश्चन को हम आगे की तरफ चलते हैं एंड इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा गया है। 19वां क्वेश्चन है, पूछा गया राइट एनी टू फूड मिथ एंड जो है देयर फैक्ट। तो यहाँ पे फूड मिथ होता क्या है, सबसे पहले ये बताया गया। एंड अगर हम फूड मिथ देखें, फूड मिथ होता क्या है, अ फूड मिथ इज अ misconception or idea about food in general which has no scientific basis। फूड मिथ देखे एंड डाइटिंग मिथ, ये दो है। अगर देखिए मिथ लॉ, ये इसका क्या है, लॉ ऑफ फैट और फैट फ्री डाइट्स आर गुड, इन्होंने बोला है मिथ के अंदर। लेकिन अगर हम इसके फैक्ट को देखें, द बॉडी नीड्स एनर्जी, टिश्यू रिपेयर एंड विटामिन ए, डी, यहाँ पे ई ए टी आएगा, ई टी आ जाएगा, इज रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांसप्रेशन ऑफ IN के सैचुरेटेड फैट्स शुड बी टेकन लेस देन जो है अनस्टैचुरेटेड फैट्स, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड दूसरा अगर हम मिथ देखें तो दूसरा मिथ क्या फेमस है, वो है डाइटिंग को लेकर। तो डाइटिंग से कहते हैं, डाइटिंग और फास्टिंग जो है हमारे वेट को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें बताया हुआ है। एंड इसके फैक्ट को देखें तो दिस मे बी ट्रू इन शॉर्ट टर्म, यानी कम समय के लिए सही है, बट इन द एंड इट hinders weight loss, long term dieting और fasting burns fat, while जो है crush dieting और fasting not only removes that fat but also reduce muscle mass। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको जो है हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हमारे शरीर में जो है विटामिन सी की महत्वता पूछी गई है, क्या है और इसके स्रोत क्या है। तो विटामिन सी के जो महत्व है उसको बताना है आपको, एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, मतलब इसकी महत्व क्या है और इसके स्रोत क्या है, ये आपको बताना। तो विटामिन सी देखे, खेलों के दृष्टिकोण से यह सहनशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, यानी सहन क्षमता को बढ़ाता है ये विटामिन सी। दांत हो गया, अस्थि हो गया, रक्त वाहिनियों को मजबूत करना ये करता है। यह जो है गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। खट्टे फल हो गए, आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, हरी मिर्च, ये क्या है, इसके स्रोत है। इनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख ले। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया है, व्हाट इज जो है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, यहाँ पे बोला गया है। एंड विटामिन सी फॉर आवर बॉडी एंड राइट इट्स सोर्सेज। तो विटामिन सी देखे हम, फ्रॉम अ स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज टॉलरेंस, स्ट्रेंथनेस टीथ, बोन, ब्लड जो है वेसल्स, दिस हीट बिकम इनएक्टिव एज सून एज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन। सोर्स देखे तो ये आप सोर्स देख सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपका दिया हुआ। ठीक है, तो ये विटामिन सी के स्रोत हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, विटामिन सी के स्रोत आप यहाँ पे देख सकते हैं, टमाटोज हो गया, लेमन हो गया, आपका ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन चिलीज, ये सारे एग्जाम जो है सोर्सेस है विटामिन सी को लेने के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड अगला क्वेश्चन है आपका 21वां। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था तो ये 20वां था। ठीक है, चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड हिंदी मीडियम में देखिए 21वां क्वेश्चन। तो ये बोला गया है क्वेश्चन आपका, अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण और विभाजन में के बीच जो है अंतर क्या है। अब अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण और विभाजन के बीच अंतर क्या आपको बताना है। वर्गीकरण और विभाजन के बीच अगर अंतर देखें, हम अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण पैरालंपिक और पैरा एथलीट से जुड़ी एक सामूहिकरण प्रक्रिया है। पैरालंपिक द्वारा अपनाई गई वर्गीकरण प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के आधार पर एथलीटों को श्रेणियां प्रदान करती है। एंड अगर हम देखें अक्षमता वाले जो वर्गीकरण है, विभाजन है, उसको देखिए अगर हम, तो इसके अंदर कहा जा रहा है
विभाजन जो है विशेष रूप से जो है यहाँ पे ओलंपिक से जो है जुड़े विशेष ओलंपिक से जुड़े से सामूहिकरण की एक प्रक्रिया है। विशेष ओलंपिक की विभाजन प्रक्रिया एथलीटों को उनके कौशल स्तर के आधार पर जो है समूहीकृत करने की एक प्रदर्शन आधारित प्रणाली है। इसके अंदर देखिए हम, तो ये आपका जो है कौशलों के आधार पर, ठीक है, कौशलों के आधार पर जो है समूहीकृत यानी बांटती है। एंड वहां पे देखिए तो वो आपका कौशलों के आधार पर नहीं करती। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इंट्रामुरल का महत्व। इंट्रामुरल जो शब्द है हमने पहले भी देखा। चलिए पहले हम 21 में कोई इंग्लिश मीडियम में देख ले। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन इन गेम्स विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन इन स्पोर्ट्स विद डिसेबिलिटी देखें। क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुपिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग पैरालंपिक एंड पैरा एथलीट, एंड यहाँ पे द क्लासिफिकेशन प्रोसेस adopted by the Paralympics assigns categories to athletes based on different types of disabilities। तो ये आपका आ जाएगा। एंड यहाँ पे दूसरा देखिए हम, तो दूसरा जो कहा जा रहा है कुछ इस तरह से, दूसरा है आपका सेगमेंटेशन इज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यहाँ पे बताया हुआ है। एंड इसको अगर हम देखें, डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग फ्रॉम दोज एसोसिएटेड विद अ स्पेशल ओलंपिक। द segmentation process of special olympic is a performance based system of grouping athletes based on their skill level। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, 21वां क्वेश्चन। एंड यहाँ पे इंट्रामुरल जो कि हिंदी में देख लेते हैं हम, पूछा गया है सबसे पहले। तो इंट्रामुरल जो है उसका महत्व क्या है। इंट्रामुरल के महत्व क्या होते हैं। एक्स्ट्रामुरल के लिए जो है खिलाड़ियों का चयन, छात्रों को बीच जो है समूह सामंजस्य विकसित करता है, खेल के क्षेत्र में अनुभव विकसित करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मनोरंजन करना, सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ये इसके क्या है, महत्व है सभी के सभी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये इसके महत्व दिए हुए इंट्रामुरल के, जिसके अंदर आप 2 ही पॉइंट आपको लिखने। एंड ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, मैंने यहाँ कई सारे पॉइंट है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मनोरंजन करना, सामूहिक जो भागीदारी है उसको बढ़ाना, ये सारी चीजें आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एंड अगले से पहले इसे ही हम इंग्लिश मीडियम में देख लें। तो इंट्रामुरल के बारे में इंपॉर्टेंस आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रामुरल, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स फॉर जो है एक्स्ट्रामुरल, डेवलप ग्रुप जो है क्वेश्चन अमंग स्टूडेंट्स इन फील्ड्स स्पोर्ट्स, डेवलपिंग एक्सपीरियंस, प्रमोट हेल्थ, एंटरटेन, प्रमोट मास जो है पार्टिसिपेशन, ये आप इसके अंदर लिख पाएंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 22वें का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है। एंड सबसे पहले इसे हम हिंदी में देखें। 23वां क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से, लीवर का खेलों में प्रयोग का जो है वर्णन यहाँ पे बोला गया है। लीवर यानी उत्तोलक का जो है खेलों में प्रयोग का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका प्रयोग, तो ये प्रकृति में एक छोटे छड़ है जिसका उपयोग बल लागू होने की पर प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें एक फल क्रम, एक प्रतिरोध आर्म और एक बल आर्म होता है। तो ये इसका आप देख सकते हैं खेलों के अंदर जो प्रयोग होता है किस तरह से इसका किया जाता है, किस काम आता है। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन देखें हम, तो ये आपका पूछा गया है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स। तो ये आपका बताया है, इट इज अ रोड in nature that is used to overcome resistance when force is applied. It is a mechanical device. It consists of a pulse, resistance arm and force arm। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ये पॉइंट हो जाएगी यहाँ पे लीवर इन स्पोर्ट्स के। तो ये आपका 23वां क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है 24वां। हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इसे 24वें क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया अस्थि सुशीलता, यहाँ पे बोला गया इस क्वेश्चन में कि कारक को आपको बताना है, ठीक है। ऑस्टेओपोरोसिस ये आपसे बोला गया है। इसका संबंध अगर हम देखें तो किससे है, अस्थि या हड्डी में उपस्थित जो विषय है उसकी कमी से है इसका संबंध। अस्थि सुहिष्णुता जो है इसका संबंध किससे, अस्थि या हड्डी में उपस्थित जो विषय है समान की कमी से है। इसके कारक अगर हम देखें, इसके कारक के बारे में हमसे पूछा गया है। इसके कारक नीचे दिए हुए हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। इसके कारक अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से बताया हुआ है। आहार में कैल्शियम की कम मात्रा के कारण जो है अस्थि और हड्डी की मात्रा में कमी होती है। ऋतुरोध या रजोरोध, महिलाएं जो है 6 महीने से अधिक समय तक यदि जो है टटु रोग रोध
की समस्या हो तो उनको भी जो है अस्थि सुविरूढ़ता होती है, क्योंकि ऋतु धर्म में के समय एस्ट्रोजन नाम का जो है हार्मोन निकलता है जो कि कैल्शियम की मात्रा का कंट्रोल रखता है। भोजन करने संबंधी विकार देखें तो भोजन लेने संबंधी विकार, क्षुधा, अभाव या अति क्षुधा, अभाव आदि विकार के कारण भी जो है अस्थि सुविरूढ़ता से जो है हो जाता है, क्योंकि ये भोजन में कैल्शियम की मात्रा का उपयोग तथा अवशोषण जो है वो कम कर देते हैं, तो शरीर में कमी कर देते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड ये 24 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देख ले इस क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम में एक क्वेश्चन किस तरह से होगा, राइट डाउन द प्रोसेस और जो है ऑप्टेपोरोसिस यहाँ पे बोला गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। फैक्टर्स इसके बताए हुए हैं नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ आए तो ये आपके फैक्टर्स यहाँ पे बताए हुए हैं। ड्यू टू द लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन डाइट यहाँ पे बताया हुआ है इसके बारे में। कारक जो पूछे गए थे यानी फैक्टर्स, तो ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द डाइट देयर इज अ डिक्रीज इन बोन एंड बोन वॉल्यूम मेजरमेशन, और जो है एमोडोरा वोमेन हु हैव जो है मोनोपोसिस फॉर मोर देन 6 मंथ आल्सो हैव जो है ऑप्टिपोरोसिस बिकॉज ड्यूरिंग द सीजन अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर भी आप लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा एंड ये इंग्लिश मीडियम में 24 आपका क्वेश्चन और साथ ही साथ सेक्शन बी भी आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आपका जो था सेक्शन बी तक, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड पार्ट 1 हम यहीं तक रहने देते हैं इस पेपर का। पार्ट 2 में हम आगे के क्वेश्चंस को समझेंगे। आई होप कि आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे। 24 तक हमने यानी सेक्शन ए और बी को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा उसको आपको क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, 20 सैंपल पेपर जो आपके लिए बनाए गए हैं आप ले सकते हैं, जस्ट 99 में आपको दिए जा रहे हैं एंड इससे पहले भी कई बार आपको सैंपल पेपर के बारे में बताया गया है। फिजिकल का हो जाए, चाहे फिजिकल हो जाए आपका आपका हिस्ट्री हो जाए, चाहे आपका जो है पॉलिटी हो जाए, इन सभी के 20-20 सैंपल पेपर हमारे पास है रेडी बनकर। काफी ज्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा भी है और जिन बच्चों ने नहीं लिया है आप खरीद सकते हैं, जस्ट 99 में आपको एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा एंड अगर आप तीनों को एक साथ खरीदते हैं कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, 95 40 48 44 64। अगर किसी बच्चे को पता भी नहीं है तो आप यहाँ पर जाके जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ से आप इन सैंपल पेपर को बाय कर सकते हैं। चलिए बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।